बच्चों, अब हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं विच इज हीट कैपेसिटी एंड चेंज ऑफ स्टेट। इस टॉपिक में सबसे पहले हम हीट कैपेसिटी के बारे में जानेंगे। इसके बाद हम चेंज ऑफ स्टेट कर्व को डिटेल में स्टडी करेंगे एंड लेटेंट हीट को डिफाइन करेंगे। तो चलिए हमारे फर्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ विच इज हीट कैपेसिटी। इसमें सबसे पहले देख लेते हैं कि हीट क्या होती है। हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी जो कि टेम्परेचर डिफरेंस के कारण सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में ट्रांसफर होती है। सभी लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा कि जब एक कप ऑफ हॉट टी कुछ टाइम के लिए टेबल पर रख दें तो वह ठंडी हो जाती है। यह इसलिए होता है क्योंकि हॉट टी व सराउंडिंग का टेम्परेचर डिफरेंट होता है, इसलिए यहाँ हीट हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर फ्लो होती है, यानी कि हॉट टी से सराउंडिंग की तरफ हीट फ्लो होती है। और यह तब तक होता रहता है जब तक दोनों का टेम्परेचर इक्वल ना हो जाए। यदि हम कहें कि इस कप ऑफ हॉट टी की जो हीट है वह 10 जूल्स है, तो यह एक मीनिंगलेस सेंटेंस है। इसका कोई फिजिकल मीनिंग नहीं है। हम हमेशा हीट ट्रांसफर की बात करते हैं, जैसे कि हीट ट्रांसफर्ड फ्रॉम द कप ऑफ हॉट टी टू एनवायरनमेंट इज 10 जूल्स, तो यह एक मीनिंगफुल सेंटेंस होगा। सिमिलरली यदि हम समर में ग्लास ऑफ आइस कोल्ड वाटर को रखते हैं, आपने देखा होगा कि ठंडे ग्लास के ऊपर वाटर की कुछ ड्रॉपलेट्स जमा हो जाती हैं। ऐसा इसलिए होता है जो सराउंडिंग एयर है वो ग्लास से हायर टेम्परेचर पे है, तो हीट फ्लो होगी सराउंडिंग एयर से ग्लास की तरफ। तो ऐसा होने में ग्लास तो गर्म होगा और जो एयर है उसके अंदर जो मॉइस्चर है वो कूल होने लगेगा, बिकॉज हीट फ्लो होगी फ्रॉम एयर टू ग्लास। तो ऐसा होने से जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं जो कि वेपर फॉर्म में है वो कंडेंस होके वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और वही वाटर ड्रॉपलेट्स हमें ग्लास के ऊपर दिखते हैं। आपको ऑलरेडी पता है एसआई यूनिट ऑफ हीट इज जूल्स। तो जब भी हम हीट ट्रांसफर की बात करेंगे तो हम हमेशा जूल्स में यूनिट यूज करेंगे। अब हम कुछ एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। एक वेसल में कुछ पानी लेते हैं जिसका इनिशियल टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब इसे 50 डिग्री टेम्परेचर तक हीट करते हैं। हीट करने में लिया गया टाइम T1 है एंड डेल्टा T 25 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। अब हम दूसरे वेसल में सेम अमाउंट में वाटर लेते हैं जिसका इनिशियल टेम्परेचर भी 25 डिग्री है एंड इसे सेम सोर्स ऑफ हीट से 75 डिग्री टेम्परेचर होने तक हीट करते हैं। इस बार हीट करने में लिया गया टाइम T2 है एंड यहां पर डेल्टा T 50 डिग्री सेंटीग्रेड है। देखते हैं कि T2 टाइम T1 टाइम का ट्वाइस आता है, यानी कि डबल द क्वांटिटी ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड इन रेजिंग ट्वाइस द टेम्परेचर ऑफ सेम अमाउंट ऑफ वाटर। तो हम कह सकते हैं कि डेल्टा Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा T। अब हम 25 डिग्री पर अमाउंट ऑफ वाटर डबल लेते हैं एंड इसे 50 डिग्री तक हीट करते हैं एंड टाइम नोट करते हैं। माना कि टाइम T3 है। डेल्टा T दोनों केसेस में 25 डिग्री ही है एंड टाइम में रिलेशन T3 इज इक्वल टू 2 टाइम्स T1 आता है, यानी कि क्वांटिटी ऑफ हीट टू वार्म इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास ऑफ सब्सटेंस। अब हम वेसल में 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर की जगह एडिबल ऑयल लेते हैं और इसे सेम टेम्परेचर राइज यानी कि 50 डिग्री तक हीट करते हैं एंड टाइम नोट करते हैं। माना कि टाइम T4 है, तो हम देखते हैं कि ऑयल को हीट करने में लिया गया टाइम कम आता है, यानी कि क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू वार्म ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सब्सटेंस। अभी हमने देखा कि डेल्टा Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा T
एंड डेल्टा क्यू इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू m। अब हम इन दोनों को कंबाइन करके हम लिख सकते हैं डेल्टा क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m इंटू डेल्टा टी। प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल हटाने पर हम लिखते हैं डेल्टा क्यू इज इक्वल टू m इंटू एस इंटू डेल्टा टी। एस को हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं। अब इस इक्वेशन को थोड़ा रीअरेंज करके हम लिख सकते हैं S इज इक्वल टू 1 बाय m इंटू डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज द अमाउंट ऑफ हीट पर यूनिट मास एब्सॉर्ब्ड और गिवन ऑफ बाय द सब्सटेंस टू चेंज इट्स टेम्परेचर बाय 1 यूनिट। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की जो यूनिट होती है इट इज जूल्स केजी इनवर्स केल्विन इनवर्स। यह नेचर ऑफ सब्सटेंस पर डिपेंड करती है। वाटर एंड ऑयल की स्पेसिफिक हीट डिफरेंट होती है, तो इसीलिए अभी जब हमने एक्सपेरिमेंट किया तो सेम अमाउंट ऑफ वाटर एंड ऑयल को सेम टेम्परेचर राइज करने के लिए हमें डिफरेंट हीट देनी पड़ रही थी और इसीलिए टाइम भी हमारे पास डिफरेंट आ रहा था। यहां पर टेबल में कुछ सब्सटेंस के लिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दी गई है। हम देख सकते हैं कि वाटर की हीट कैपेसिटी सबसे ज्यादा है, यानी कि 1 kg वाटर का टेम्परेचर 1 यूनिट से राइज करने के लिए हमें बहुत ज्यादा हीट देने की जरूरत होगी एंड 1 kg वाटर का टेम्परेचर 1 यूनिट से डिक्रीज करने पर भी वाटर से ज्यादा हीट रिलीज होगी। इसीलिए वाटर हॉट होने में भी बहुत टाइम लेगा एंड कूल होने भी बहुत टाइम होगा। इसीलिए वाटर को ऑटोमोबाइल रेडिएटर्स में कूलेंट की तरह एंड हॉट वाटर बैग्स में हीट प्रोवाइड करने के लिए यूज करते हैं। अब क्या आप बता सकते हैं कि सनसेट के टाइम बीचेस पर विंड की डायरेक्शन रिवर्स क्यों हो जाती है? इसका आंसर है कि डे टाइम में लैंड एंड वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज होता है एंड वी नो कि वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा होती है, यानी कि वाटर स्लोली वार्म होगा। इस कारण से लैंड पर वार्म एयर क्विकली क्रिएट हो जाती है एंड यह वार्म एयर सी की ओर फ्लो होने लगती है एंड कूल सी ब्रीज लैंड की ओर फ्लो करती है। अब नाइट के टाइम पर लैंड एंड वाटर का टेम्परेचर कम होने लगता है एंड लैंड सी वाटर के कंपैरिजन में जल्दी कूल हो जाती है। इसलिए अब वार्म एयर सी से लैंड की ओर फ्लो होती है। दैट इज वाई सनसेट के बाद ब्रीज की डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है। अब हम हीट कैपेसिटी को डिफाइन करेंगे। किसी सब्सटेंस के गिवन मास के टेम्परेचर को 1 यूनिट से इंक्रीज करने के लिए दी गई हीट को हीट कैपेसिटी कहते हैं। इसे कैपिटल एस से डिनोट करते हैं एंड इसे मैथमेटिकली लिखते हैं S इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। हीट कैपेसिटी की SI यूनिट होती है जूल केल्विन इनवर्स। ध्यान देने वाली बात यह है कि हीट कैपेसिटी को हम कैपिटल एस एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को हम स्मॉल एस से डिनोट करते हैं। अब यदि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल्स में गिवन हो तो हम हीट कैपेसिटी पर मोल ऑफ सब्सटेंस डिफाइन करते हैं। इसे मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं। इसे C से डिनोट किया जाता है। मैथमेटिकल फॉर्म में हम C को लिख सकते हैं C इज इक्वल टू S बाय म्यू। अब S को डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी लिखने पर C को हम लिख सकते हैं C इज इक्वल टू 1 बाय म्यू इंटू डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। यह सब्सटेंस के नेचर एंड टेम्परेचर पर डिपेंड करती है एंड इसकी SI यूनिट होती है जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। गैसेस के लिए हीट ट्रांसफर या तो प्रेशर या फिर वॉल्यूम को कांस्टेंट रखकर किया जाता है। यदि ट्रांसफर के ड्यूरिंग गैस का प्रेशर कांस्टेंट रखा जाता हो तो इसे मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर कहते हैं एंड इसे CP से डिनोट करते हैं।
यदि हीट ट्रांसफर के टाइम पर गैस का वॉल्यूम कांस्टेंट मेंटेन रखा जाए तो इसे मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम कहते हैं एंड इसे सीवी से डिनोट किया जाता है। सीपी एंड सीवी के बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे।